इस बारे में। ओके, और इससे पहले कि आज के टॉपिक में हम आगे बढ़े, ऐसा करते हैं एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके, राइट। सो हमने स्पेसिफिकली पिछले सेशन में प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया है ना, और वहां पे ये देखा कि हर बार जब भी आप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हर प्रोसेस की खुद की कुछ मेमोरी एलोकेशन होती है, उसमें स्टैक होता है, हीप होता है, डेटा होता है, टेक्स्ट होता है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के बारे में हमने समझा है ना। और फिर जब भी प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, है ना, राइट, तो जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसको प्रोसेस कहा जाएगा, और फिर प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके अलग अलग स्टेट्स होते हैं, ये भी हमने समझा है ना। जैसे कि न्यू होता है, जब प्रोसेस अभी अभी शुरू हुआ है तो उसका स्टेट जो है न्यू होगा, उसके बाद जैसे ही वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाए उसका स्टेट रेडी हो जाएगा, उसके बाद रनिंग, ये रनिंग वाला प्रोसेस जो है चलता ही जाएगा जब तक उसको या तो वेट ना करना पड़े या फिर कंप्लीट ना हो जाए वो। ओके, अगर वेट करना पड़ रहा है तो वेट वाले स्टेट में जाएगा, फिर वापस रेडी, फिर रनिंग, फिर वेट, ऐसे साइकिल चलता जाएगा जब तक आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना, राइट। और सिमिलरली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में भी देखा है ना, ये जो प्रोसेसेस होते हैं इनको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन करता है ना, राइट। और वहां पे स्पेसिफिकली हमने देखा प्रोसेस आईडी से लेके प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोसेस प्रायोरिटी होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन होती है, सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी मदद से आप प्रोसेस को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। और फिर जाहिर सी बात है जब भी सीपीयू जब आइडल हो जाता है तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, स्पेसिफिकली कोई ना कोई प्रोसेस जो है उसको अलोकेट कर देता है ताकि सीपीयू का टाइम जो है बहुत बहुत प्रेशियस है उसको हम एफिशिएंटली यूज करें, राइट। सो ऐसे सिनेरियोस में जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है तो वहां पे कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है ना, जाहिर सी बात है। तो वहां पे कौन से प्रोसेस को चूज करना है, किसको एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें जो है डिफाइन करती है सीपीयू शेड्यूलिंग नाम की कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसके बारे में देखा हमने, और फिर ऐसे डिफाइन करने के लिए भी अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, ये भी हमने समझने की कोशिश की, है ना। और इन एल्गोरिथम्स के बारे में भी समझा हमने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है, ऐसे अलग अलग एल्गोरिथम्स के बारे में हमने देखा, राइट। ओके, और फिर उसके बाद जब भी आप प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ढेर सारे प्रोसेस चलते रहेंगे और कहीं ना किसी सिचुएशन में दो पर्टिकुलर प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो ऐसे सिनेरियो में इसको कहा जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में होता यह है कि दो तरीके से बात हो सकती है, एक तो होता है शेयर्ड मेमोरी, मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनके लिए कॉमन मेमोरी होगा और वहीं पे लिखा जाएगा, वहीं से पढ़ा जाएगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन होनी है प्रोसेस ए जाके शेयर्ड मेमोरी में लिखेगा, वहीं पे जाके प्रोसेस बी भी पढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, राइट। और दूसरा तरीका ये होता है कि मैसेज पासिंग, है ना, मतलब बीच में एक मैसेज क्यू या एक मैसेज ट्रांसफर सिस्टम होगा जहां पे प्रोसेस ए जाके मैसेज ट्रांसफर सिस्टम में मैसेज पास करेगा जहां से प्रोसेस बी को मैसेज जाएगा, राइट। बस हमारे कोरियर या फिर एक टिपिकल पोस्टमैन वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, राइट। सो ये भी हमने समझ लिया, है ना। तो आज के सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, ये थ्रेड्स होते क्या है, सिंगल थ्रेड क्या है, मल्टी थ्रेड क्या है, मल्टी थ्रेड प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये समझेंगे। और फिर जब थ्रेड्स को आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे कॉन्करेंसी नाम का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना। कॉन्करेंसी का एडवांटेज क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बट वहां पे एक और फंडामेंटल चैलेंज होगा जिसको डेडलॉक कहा जाएगा, और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर सी बात है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट के बारे में, है ना। तो जब हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके अंदर जो है प्रोसेस आईडी होगा, प्रोसेस का स्टेट होता है, प्रायोरिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ, है ना, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन होता है। वैसे ही सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर नाम का भी एक चीज होता है जहां पे ये डिफाइन किया जाता है कि अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसे करके एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है जो रन करना है वो वाली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करके रखा जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि जब आपके पास एक सीरीज या फिर एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब जब भी आप प्रोसेस की बात करते हैं थ्रेड के तरीके से, ओके, तो वहां पे दो स्पेसेस होती हैं। एक होता है आपका कोड कहां पे होना चाहिए, उसके रेलेवेंट फाइल्स क्या है, रेलेवेंट डेटा क्या है, इन तीनों चीजों को मिला के कहा जाता है एड्रेस स्पेस, राइट। और फिर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन हम जानते ही हैं, है ना, राइट। सो जहां पे हमें एग्जीक्यूशन स्टेट जो है वो वाला कंसिडरेशन आ जाएगा, राइट। हर एक थ्रेड के बारे में जब भी आप डिस्कस करें तो वहां पे तीन चीजें होती हैं, ओके, मिनिमम से मिनिमम तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका प्रोग्राम काउंटर जिसके अंदर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, उसके साथ साथ कौन कौन से रजिस्टर्स के साथ काम करना है, राइट, सो उनका सेट होगा, और फिर स्टैक स्पेस होगा बेसिकली, राइट। तो ऐसे मान लीजिए कि थ्रेड के बारे में जब भी आप बात करेंगे एक तो है थ्रेड इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, और फिर उसमें दो स्टेट्स होते हैं, दो स्पेसेस होती हैं, एक होता है एड्रेस स्पेस, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन स्टेट। ओके, एड्रेस स्पेस में इस पर्टिकुलर थ्रेड का या फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कोड लिखा जाएगा, उसके फाइल्स क्या होंगे, वहां पे कौन सा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें होंगी। सिमिलरली जब थ्रेड की बात आती है, स्पेसिफिकली जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं प्रोसेस के अंदर, है ना, तो वहां पे एग्जीक्यूशन स्टेट क्या होगा, आपका थ्रेड होगा, ओके। और फिर हर एक थ्रेड में जो है प्रोग्राम काउंटर होता है, मतलब कौन सा स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और सिमिलरली उसका रजिस्टर सेट होता है और स्टैक स्पेस भी होता है हमारे पास, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझते हुए, राइट। सो मान लीजिए आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ओके, तो हर क्रोम ब्राउजर
में जब भी आप एक नया टैब ओपन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसका खुद का एक कंटेंट होता है ना, सो उसको कहते हैं ब्राउजर प्रोसेस। ओके राइट, सो हर टैब में उसका अपना खुद का कंटेंट होता है, खुद के प्रोसेसेस होती हैं, राइट। तो मतलब 10 टैब्स हैं तो 10 प्रोसेसेस हैं, 100 टैब्स ओपन किए 100 प्रोसेसेस हो जाएंगे, राइट। तो हर टैब जब भी आप ओपन करेंगे तो उसको कहा जाएगा ब्राउजर प्रोसेस। ओके, क्योंकि वहां पे उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ये फंडामेंटल डिसएडवांटेज है कॉन्करेंसी के साथ। ओके राइट, सो एक एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने ट्रांसफर अमाउंट नाम का एक बैंक बैलेंस वाला क्लास जो है वो लिखा हुआ है, राइट। एक फंक्शन लिखा हुआ है जहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं यूजर 1 से यूजर 2 के, और यूजर 2 के बैंक अकाउंट के अंदर, और वहां पे लिखेंगे हम कोई ना कोई अमाउंट, है ना, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले बैलेंस को गेट कर रहे हैं, b1 इक्वल टू गेट बैलेंस ऑफ u1, b2 इक्वल टू गेट बैलेंस ऑफ u2। ओके, और फिर यूजर मतलब यूजर 1 के बैंक अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट करके यूजर 2 के बैंक अकाउंट में अमाउंट को ऐड किया जा रहा है और फिर बैलेंस को अपडेट किया जा रहा है। ओके, सो ये बेसिकली चल रहा है ना। और यूजर 1 का बैलेंस है 2500, यूजर 2 का बैलेंस है 500 रुपीस। ओके राइट, सो ये क्लियर है हमारे लिए, है ना। मान लीजिए जब आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, ओके, फंक्शन को डिफाइन कर लिया और फिर बैलेंस को फाइंड आउट कर लिया, बैलेंस को आइडेंटिफाई करके, राइट। सो ये थ्रेड है ना, सो सबसे पहला थ्रेड शुरू हो चुका है और इनिशियली बैलेंसेस कुछ ऐसे हैं, राइट। सो 2500 यूजर 1 का बैलेंस है, 500 रुपीस यूजर 2 का बैलेंस है। ओके, और यहां पे इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, थ्रेड ए में पहला थ्रेड जो है उसमें एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, और फिर वहां पे क्या हुआ, पहला बैलेंस दूसरा बैलेंस आइडेंटिफाई किया गया और उनको डिडक्ट भी कर दिया। ओके, और वहां जाके रुक गया, क्यों, सम वे किसी ना किसी तरीके से मान लीजिए एक और थ्रेड आ गया बीच में। ओके राइट, सो पहले थ्रेड में क्या हुआ, थ्रेड ए को सीपीयू जो है थ्रेड ए को रन कर रहा था, जहां पे यूजर 1 के अकाउंट से यूजर 2 के अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, राइट। सो जैसे ट्रांसफर अंडरस्कोर अमाउंट ऑफ यूजर 1 यूजर 2 1000 रुपीस लिखा हुआ है ना, राइट। सो वहां तक डिडक्शन तो हो गया बट बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। ओके, सीधा जैसे ही बैलेंस 2 का डिडक्शन हुआ वहां पे रुक के सीपीयू चला गया थ्रेड बी में, क्योंकि मान लीजिए सीपीयू को लग गया कि वहां पे काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा करके। ओके, और फिर वहां पे दूसरा कंटेक्स्ट स्विचिंग करके सीपीयू चला गया थ्रेड बी के अंदर, जहां पे यूजर 1 से यूजर 2 के अकाउंट में 1600 रुपीस ट्रांसफर करना था। ओके, सो ऐसा कुछ सिनेरियो है मान लीजिए, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले बैंक का बैलेंस जो है ना, सो यूजर थ्रेड बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। यूजर 1 का बैंक बैलेंस इनिशियली 2500 था और यूजर 2 का बैलेंस इनिशियली 500 रुपीस था। ओके, और थ्रेड बी में हमने क्या कॉल किया, यूजर 1 के अकाउंट से यूजर 2 के अकाउंट में 1600 रुपीस ट्रांसफर करना है करके हमने लिख दिया। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले थ्रेड बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 900 रुपीस का बैलेंस बच जाएगा यूजर 1 के बैंक में। ओके, और फिर यूजर 2 के बैंक में जो है 2100 आ जाएगा, राइट। सो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आपने एक ट्रांजैक्शन शुरू किया, सीपीयू जो है बीच में ही उसको छोड़ के कंटेक्स्ट स्विचिंग करके, क्योंकि कॉन्करेंटली मल्टीपल थ्रेड्स चल रही हैं और सेम टू सेम कोड है, राइट। सो सेम टू सेम कोड है और मल्टीपल थ्रेड्स चल रही हैं, तो इसलिए इसको बीच में छोड़ के थ्रेड ए को थ्रेड बी के पास चला गया। ओके, और थ्रेड बी को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। ओके, और थ्रेड बी का ट्रांजैक्शन जो है वो भी खत्म हो चुका है। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, फाइनली इसके बाद बैलेंस जो है अपडेट हो गया। अब जाके अगर आप आउटपुट देखेंगे तो क्या हुआ, यूजर 1 का बैलेंस 900 है, यूजर 2 का बैलेंस 2100 है ना, राइट। अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में क्या होगा, थ्रेड बी का एग्जीक्यूशन खत्म, तो जो बाकी पेंडिंग लाइंस है ना, थ्रेड ए के अंदर जो अपडेट बैलेंस वाला सिनेरियो था उसको अगर देखा जाए तो क्या होगा, सीधा दोनों का बैलेंस जो है अपडेट हो जाएगा और दोनों में ही 1500 रह जाएगा, राइट। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि थ्रेड बी जो है पहले एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जो है थ्रेड ए एग्जीक्यूट हुआ, राइट। सो ये एक एग्जांपल है कॉन्करेंसी की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं करके, राइट। सो फंडामेंटली बस आपको इतना समझना है कि अगर आप सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस सिचुएशन में सीपीयू ने कंटेक्स्ट स्विच किया तो क्या होगा, कंकरेंसी इश्यूज आ सकती हैं। ओके राइट, सो इसका एक फंडामेंटल सॉल्यूशन जो है, इसके लिए हम यूज करेंगे क्रिटिकल सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये क्रिटिकल सेक्शन क्या है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें अभी हम समझते हैं, राइट। सो कॉन्करेंसी के साथ डील करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है। ओके, और वहां पे हमें उस मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें समझना होगा क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ओके, सो जाहिर सी बात है, जैसे अगर आपको याद हो तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो मान लीजिए कि ये जो अपडेट बैलेंस वाला पार्ट है ना, तो अगर उसी पार्ट को सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वहां पे, राइट, अगर उसी चीज को मल्टीपल थ्रेड्स एक ही बार में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्रिटिकल सेक्शन कहा जाएगा। क्यों, है ना, राइट। सो प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, और जाहिर सी बात है अगर आप थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल प्रोसेस और इंडिविजुअल थ्रेड्स वाले कॉम्बिनेशन जो है ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, ये भी हमने समझा था, है ना। और इसी दौरान हमने ये देखा कि जब भी आप मेमोरी के बारे में बात करते हैं या फिर प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, होता यह है कि क्रोम और फायरफॉक्स का एग्जांपल लेते हुए हमने समझा कि जैसे अगर मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट होना शुरू हो गया तो कितनी एफिशिएंसी होती है वर्सेस कितनी ज्यादा मेमोरी खर्च होती है, ये भी हमने देखा, राइट। ओके, और फिर इसके बाद जो है हमने ये भी देखा कि थ्रेड्स को अगर आप पैरेलली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो कॉन्करेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके कुछ एडवांटेजेस देखे हमने और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किया था हमने, है ना, राइट। और फिर उसके बाद ये देखा कि ये जो जब भी कॉन्करेंसी वाला प्रॉब्लम आता है और वहां पे कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो वहां पे हम उसको फेस करने के लिए या फिर उसको काउंटर करने के लिए हम लॉक्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और वहीं पे हमने क्रिटिकल सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, राइट। और फिर उसके बाद जब भी आप लॉक्स यूज करते हैं तो वहां पे क्या होगा,
एक चैलेंज सॉल्व हो जाएगा, उसी के साथ साथ एक नया चैलेंज भी आ जाएगा जिसका नाम है डेडलॉक, है ना। मतलब वहां पे सारे के सारे प्रोसेसेस जो है एक दूसरे के रिसोर्स छोड़ने के टाइम तक वेट करते रहते हैं, और क्योंकि दो प्रोसेसेस दो अलग अलग रिसोर्सेस को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो दोनों रिसोर्सेस इन दोनों प्रोसेसेस ने पहले से ही लॉक करके रखा हुआ है, ऐसा वाला सिचुएशन आ जाता है, इसलिए डेडलॉक बन जाता है ना। उस डेडलॉक को कैसे हैंडल करना है उसको भी देखा हमने, राइट। तो अभी तक जो है हमने स्पेसिफिकली सीपीयू की तरफ से देखा, है ना, सीपीयू को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ये सारी चीजें हमने समझ लिया, है ना। तो अब अभी और आज के सेशन में जो है स्पेसिफिकली हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी आप मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, सीपीयू का टाइम अलोकेट होना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना। तो ऐसे मेमोरी के रिक्वायरमेंट्स को, मतलब एक प्रोसेस है उसको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में वो एक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी उस एक्स नाम के प्रोसेस पे अप्लाई करने के लिए, या फिर अलोकेट करने के लिए, या फिर उसको मैनेज करने के लिए जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो तरीका होता है, उसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फिजिकल मेमोरी जो है ना, आपका रैम जो होता है वो अलोकेट करता है अलग अलग प्रोसेसेस को, राइट। और फिर ये भी ट्रैक करता है कि कितनी मेमोरी लोकेशन जो है वो अलोकेटेड है और कहां मेमोरी अवेलेबल है करके, राइट। और वर्चुअल मेमोरी को भी मेंटेन करता है, मैनेज करता है ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है, ओके। तो हम इन सारी चीजों को एक एक करते हुए आगे बढ़ते हुए समझेंगे, राइट। सबसे पहले जैसे ही हम आगे बढ़ना चाहें, यहां पे कुछ टर्म्स को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, हम ऐसे वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली इतना मान लीजिए कि जब भी हम प्राइमरी या मेन या फिजिकल मेमोरी की बात कर रहे हैं, आप हमारे रैम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। रैम क्या होता है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट। सो जब भी सेकेंडरी मेमोरी की बात होती है तो आपका हार्ड डिस्क है, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकता है, एसएसडी कहते हैं, है ना, या फिर यूएसबी ड्राइव ले लीजिए, आपका पेन ड्राइव, है ना। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के अलग मेमोरीज जो होती हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, ओके। तो प्राइमरी, मेन या फिजिकल मेमोरी क्या होगी आपकी, रैम, ओके। और फिर सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी आपकी, आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, यूएसबी ड्राइव हो सकता है, कुछ भी, राइट। या फिर जो कोई भी यूज करते हैं, इन सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट, ओके। और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इंटरनेट जो है हमारे रोड्स की तरह ही है ना। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग रोड्स को यूज करते हुए, अलग अलग रास्तों को यूज करते हुए जाते हैं, सिमिलरली एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे कॉलोनी रोड्स होते हैं, सिटी रोड्स होते हैं, स्टेट रोड्स, नेशनल हाईवे वगैरह वगैरह, है ना। सिमिलरली इंटरनेट जो है आपको दो किसी लोकेशंस में दो जो डिवाइसेस होंगे उनको कनेक्ट करके उनके बीच कम्युनिकेशन करने में आपकी मदद करता है, राइट। सो ये भी हमने समझ लिया था, ओके। और फिर जब इंटरनेट की बात आती है तो इंटरनेट इज वेरी वास्ट, बहुत 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 ही बड़ा है इंटरनेट, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइसेस का नंबर ही ले लें तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस होते हैं, राइट। एक 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, तो करोड़ों करोड़ों डिवाइसेस होते हैं, ओके। और फिर उन डिवाइसेस को यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स होते हैं, ओके। सिमिलरली अगर एक डिवाइस ले लिया आपने तो तकरीबन 10 से ज्यादा ही एप्लीकेशंस होंगे उसमें, है ना। तो ऐसे लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस भी होती हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेट करती हैं थ्रू द इंटरनेट, ओके। सो जाहिर सी बात है इंटरनेट को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि आप घर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं पूरी दुनिया में, है ना। मान लीजिए आप घर बैठे हैं और अपने यूएस वाले दोस्त को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, कैसे भेजेंगे आप, वाया द इंटरनेट, है ना। और मान लीजिए आप मोबाइल फोन यूज करते हैं इसके लिए, ओके। सो आपका मोबाइल फोन जो है वाईफाई से कनेक्टेड होगा, ओके। और अगर आप Amazon से कुछ खरीदना चाहते हैं तो भी उसी इंटरनेट के द्वारा ही आप कोई ना कोई चीज ऑर्डर करेंगे, और ये Amazon के सर्वर्स प्रोबेबली यूएस में हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको एक बिगर पिक्चर में देखने की कोशिश करें, हमें तो बस एज एन एंड यूजर हमें क्या लगेगा कि बस दो एप्लीकेशंस हैं, आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर कोई Amazon वाला या फिर व्हाट्सएप वाला एप्लीकेशन है जो किसी और के एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। बट ऐसे कम्युनिकेशन को होने के लिए, ऐसा कम्युनिकेशन जो है ऐसे सीमलेसली होने के लिए हमें कुछ चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। यहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, ओके। और ये जो सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होके एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करती हैं, तब हमें लगता है कि द इंटरनेट इज वर्किंग सीमलेसली, है ना। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दरार के अच्छे से इंटरनेट काम कर रहा है ऐसा लगेगा हमें, है ना। तो हम ऐसा करेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो क्या क्या है, हम एक लेवल नीचे जाके समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इंटरनेट क्या है ये हमने समझ लिया, है ना। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला एक कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। और फिर यहां पे कम्युनिकेशन जो है इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हमें बस इतना ही लगेगा कि हमारे मोबाइल फोन में जो एक एप्लीकेशन है वो किसी और के मोबाइल फोन में किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ बात कर रहा है, बस हमें इतना ही समझ आएगा। बट हम ऐसा करेंगे कि एक लेवल नीचे जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो जाहिर सी बात है जब भी आप नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं या इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट उसको समझने के लिए और उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कुछ मॉडल्स होती हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए इनको, ओके। और ऐसे मॉडल्स में से एक मॉडल है हमारा टीसीपी/आईपी नेटवर्क मॉडल, ओके। टीसीपी/आईपी लिखा हुआ है ना, तो इसको टीसीपी/आईपी नेटवर्क मॉडल कहते हैं, ओके। और इसकी मदद से जो है हम पूरे के पूरे नेटवर्क्स की कॉम्प्लेक्सिटी को अलग अलग टुकड़ों में या फिर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन एक एक पार्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। सो यहां पे क्या होगा कि हर एक पार्ट को जो है एक लेयर कहा जाएगा। मान लीजिए आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेज रहे हैं, ओके। आपके पास एक मोबाइल फोन है और आपका मोबाइल फोन जो है आपके घर के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ओके। और अपने व्हाट्सएप से आप किसी और
अपने दोस्त के किसी व्हाट्सएप को मैसेज कर रहे हैं, ओके, तो ये मैसेज कैसे जाएगा? जाहिर सी बात है, एज ए सेंडर आप कौन होंगे? सोर्स होंगे, उस मैसेज का सोर्स होंगे, है ना। और जो आपका फ्रेंड जो रिसीव करने वाले हैं ये मैसेज, वो बन जाएंगे डेस्टिनेशन। आपके मैसेज का सोर्स कौन है? आप, और उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? आपके दोस्त, ओके। आपके दोस्त के पास जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन होगा वो, ओके। सो यहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन क्लियर है हमारे लिए। तो कम्युनिकेशन शुरू होता है आपके एप्लीकेशन लेयर से, ओके। क्यों? क्योंकि आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप वाला एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही आप मैसेज टाइप करेंगे और सेंड दबाएंगे, एप्लीकेशन लेयर से जो है जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं वो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में जाएगा, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल लेयर में वो सिग्नल्स की तरह कन्वर्ट होकर किसी एक नेटवर्क के द्वारा, मान लीजिए आपके घर का जो वाईफाई होगा, है ना, सो उसके द्वारा वो वाईफाई जाके इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और उस इंटरनेट से सीधा आपके दोस्त के फिजिकल लेयर तक जाएगा, फिजिकल लेयर से डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन। फाइनली जब आपने जो मैसेज भेजा है वो आपके दोस्त के एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेगा, तब जाके उनको अच्छे से दिखाई देगा कि आपने कौन सा मैसेज भेजा है, राइट, ओके। सो ये कम्युनिकेशन जो है किसी डिवाइस से डिवाइस का कम्युनिकेशन हो सकता है। सिंपली पुट ये क्लाइंट सर्वर मॉडल भी हो सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं अपने ब्राउजर को यूज करके, तो आपका ब्राउजर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर का एक हिस्सा होगा, है ना। तो वहां पे जैसे ही आप टाइप करेंगे www.google.com या फिर ऐसा कोई भी वेबसाइट टाइप करेंगे, तो आपका ब्राउजर जो है वहां से रिक्वेस्ट कहां जाएगा? एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक और फाइनली फिजिकल लेयर तक पहुंच के आपने जो भी नेटवर्क से कनेक्टिविटी ली है उस नेटवर्क के द्वारा आपके सर्वर तक पहुंचेगा, ओके। और फिर सर्वर के फिजिकल लेयर के द्वारा डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच के फिर वहां से कम्युनिकेशन वैसे ही शुरू हो जाएगा, ओके। सो फिजिकल लेयर की बात करते हैं, राइट। सो फिजिकल लेयर जो है बेसिकली जैसे हमें दिखाई दे रहा है फिजिकल, ये फिजिकल चीजों के बारे में बात करता है ना। फिजिकल डिवाइसेस जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती हैं, जैसे कि आपके केबलिंग हो सकती है, नेटवर्किंग केबल्स, है ना, या फिर वाईफाई हो सकता है, राइट। सो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से आपके दो डिवाइसेस के बीच में का कम्युनिकेशन जो है वो होता है, ओके। नेटवर्किंग केबल्स का एग्जांपल ले लीजिए, ओके। कई बार आपने इंटरनेट सेंटर्स में या फिर किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ढेर सारे वायर्स को किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हुए देखा होगा, है ना। ग्रे कलर की वायर्स होती हैं, है ना, तो वो होती है नेटवर्किंग केबल्स। फिर इन सिग्नल्स को पास करने के लिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, या तो आप केबल्स यूज कर सकते हैं या फिर वायरलेस कनेक्शंस यूज कर सकते हैं, ओके, राइट। होता है नेशनल या ग्लोबल आईएसपी हो सकती हैं, आपकी कंपनी का नेटवर्क हो सकता है, या फिर लोकल या रीजनल आईएसपी हो सकती है। ऐसे अलग अलग टाइप के छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, ओके। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक जगह से किसी दूसरी जगह तक, मतलब एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक किसी भी मैसेज की जर्नी जो है ये नेटवर्क लेयर के द्वारा डिफाइन की जाती है, ओके। मैसेज को कहां शुरू होना है, कहां पे डेस्टिनेशन, कहां रीच होना है, एंड एट द सेम टाइम वहां तक पहुंचने के लिए किस रास्ते में जाना होगा, ओके। ये सारी चीजें जो है अपन नेटवर्क लेयर जो है वो डिफाइन करता है, राइट। सो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, जो है चौथा लेयर, ओके, नीचे से चौथा लेयर। सो ऐसे मान लीजिए एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो ले लेते हैं, ओके। रियल वर्ल्ड में क्या होता है? हमारे लिए घर होते हैं, घर में लोग रहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। तो नेटवर्क लेयर जो है बेसिकली हमें ये बताता है कि सोर्स एड्रेस क्या है, मतलब कहां से आपकी चिट्ठी जानी चाहिए, और डेस्टिनेशन एड्रेस बताता है, मतलब कहां तक पहुंचना चाहिए और किन किन सिटीज से होते हुए आपकी चिट्ठी वहां तक पहुंचेगी, ये हमने समझ लिया, है ना। तो मान लीजिए जहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस है वहां पे ढेर सारे लोग रह रहे हैं, ओके। आप मान लीजिए आपने एक चिट्ठी लिखी और आपने भेज दिया फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर के द्वारा, ओके, और आपकी चिट्ठी जो है वह उस घर तक पहुंच गई, बट घर में जो है 10-15 लोग हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किस पर्सन को ये पर्टिकुलर चिट्ठी पहुंचनी चाहिए, राइट। ये डिसाइड करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है स्पेसिफिकली ये बताता है कि जो मैसेज आपने भेजा है वो किस पर्सन तक पहुंचना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज किया है और आपके दोस्त के कंप्यूटर तक पहुंच गया, राइट, तो कंप्यूटर तक पहुंचाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है नेटवर्क लेयर की। जब कंप्यूटर तक या फिर आपके दोस्त के मोबाइल फोन तक मैसेज पहुंच जाता है, वहां पे किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुंचना है उस मैसेज को या उस सिग्नल को, ये डिफाइन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एंश्योरिंग द डेटा गेट्स इनटू द राइट प्रोसेस या राइट एप्लीकेशन, ओके। आपने लॉन्च किया एक मैसेज अपने व्हाट्सएप से, ओके, वो गया फिजिकल लेयर के पास, फिजिकल लेयर में सिग्नल की तरह कन्वर्ट होना है, और कौन कौन से पार्ट्स को कन्वर्ट करना है ये डिफाइन करेगा डेटा लिंक लेयर, ओके। और फिर जैसे ही सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गया, आपका नेटवर्क लेयर ये डिफाइन करेगा कि आपके यहां से शुरू होना है, सोर्स डिफाइन हो जाएगा, और फिर आपके दोस्त के पास पहुंचना है वो डेस्टिनेशन डिफाइन हो जाएगा, और फिर उसके बाद किस रास्ते से जाना है ये भी डिफाइन हो जाएगा, है ना। आपके नेटवर्क लेयर के द्वारा सीधा आपके दोस्त के फोन तक पहुंच जाएगा आपका मैसेज, और फिर वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो मैसेज सही एप्लीकेशन तक पहुंचे, राइट। सो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है किस क्लाइंट को किस सर्वर प्रोग्राम तक पहुंचाना है, एंड वाइस वर्सा, ओके। और फिर जैसे ही जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुंचना है वो पहुंचने के बाद क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर की बारी आएगी, ओके। सो एप्लीकेशन लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है और सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ओके, जिसे हम इंटरैक्ट करते हैं, ओके। सो यहां पे क्या होता है कि ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप से मैसेज किया, तो व्हाट्सएप जो है आपके मोबाइल फोन की एप्लीकेशन लेयर में रहेगा, है ना। जैसे ही अलग अलग टाइप के लेयर्स होते हैं, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, व्हाट्सएप जो है आपके एप्लीकेशन लेयर में रहेगा, है ना। और ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि आपके रिसीवर के डिवाइस का व्हाट्सएप भी एप्लीकेशन लेयर में ही होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ओके। मान लीजिए आप कोई
कोई वेबसाइट विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, क्या होगा, आप अपने ब्राउजर में उस वेबसाइट का यूआरएल जो है वो टाइप करेंगे, तो आपका ब्राउजर जो है सेंडर बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे फलाना नाम का वेबसाइट जो है वो चाहिए करके, ओके। तो यहां पे क्या होगा, आपका ब्राउजर जो है किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ओके। और यहां पे क्या होगा कि HTTP नाम का प्रोटोकॉल यूज करके कम्युनिकेशन होगा, ओके। और ये HTTP प्रोटोकॉल जो है होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर, और उसको एक लैंग्वेज की तरह कंसीडर करते हुए ब्राउजर जो है सर्वर को समझ पाएगा और सर्वर जो है ब्राउजर को समझ पाएगा, राइट। तो हमने अभी तक क्या समझा, जैसे ही आप कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं, क्या होगा, फिजिकल लेयर की वजह से क्या होगा, ये दोनों डिवाइसेस, जिन दोनों डिवाइसेस के बीच में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो दोनों कनेक्टेड रहेंगे। और फिजिकल लेयर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और भेजना, है ना। और फिर जब डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की बात आती है, तो कौन से डेटा को कन्वर्ट करना है, ये डिफाइन करता है आपका डेटा लिंक लेयर, ओके। और फिर उसके बाद क्या होगा, कन्वर्टेड सिग्नल्स को भेजने के लिए नेटवर्क लेयर की बारी आएगी। एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है और कौन से रूट में जाना है, ये डिफाइन करता है नेटवर्क लेयर, ओके। और फिर नेटवर्क लेयर जब आपका मैसेज उस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंचा देता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, तब आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, आपका मैसेज जो है उस सही तरीके के एप्लीकेशन की तरफ, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक भेजना है उस एप्लीकेशन को भेजता है, और फिर वो एप्लीकेशन जाके एप्लीकेशन लेयर में ओपन होगा, राइट। ये हमने समझ लिया, है ना, राइट। सो अगर सिंपली समझने की कोशिश करें तो हमारा TCP/IP नेटवर्क मॉडल जो है, उसमें फिजिकल लेयर मान लीजिए आपका एक डिलीवरी ट्रक है, ओके, जो रोड पे चलता है, ओके। और डेटा लिंक लेयर क्या होगा, ये डिलीवरी ट्रक एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचना है ये डिफाइन करेगा, है ना। और नेटवर्क लेयर क्या करेगा, कौन से लोकेशन से शुरू होना है और कौन से लोकेशन तक पहुंचना है और किस रास्ते से जाना है, ये वाला मैप बताएगा, ओके। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये इंश्योर करेगा कि ये जो डिलीवरी ड्राइवर है, उस ट्रक को ले जाने वाला ड्राइवर है, ये इंश्योर करेगा कि उस पर्टिकुलर मैसेज को, जो भी आप पैकेज भेजना चाहते हैं, वो पैकेज आपके घर तक पहुंच जाए, ओके। और फिर फाइनली ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, सही तरीके के पर्सन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और जब आप पैकेज ओपन करेंगे वो बन जाएगा एप्लीकेशन लेयर, ओके, राइट। सो सिंपली जब भी हम डेटा भेजने की कोशिश करते हैं, हमने इतना तो समझ लिया कि कौन कौन से लेयर्स कहां कहां पे इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो यहां पे जब भी आप मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग लेयर्स में उसकी रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जब भी एप्लीकेशन लेयर की बात की, तो वहां पे आपका मैसेज जो है मैसेज कहलाएगा, क्योंकि आप नॉर्मली टाइप कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचेगा, तो उस मैसेज के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जो है ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ से ऐड हो जाएंगे, जिनको हेडर इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ओके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड होके उसके बाद उसको कहा जाएगा, वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो और आपका मैसेज जो है वो, इन दोनों को मिला के कहा जाता है सेगमेंट, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट की बात होती है, राइट। जैसे ही ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर में पहुंचा, वहां थोड़ा और हेडर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगा, और फिर वहां पे उसको कहा जाएगा डेटाग्राम, ओके। और सिमिलरली जब डेटा लिंक लेयर में पहुंचेगा, उसको कहा जाएगा फ्रेम, और इस फ्रेम को एक सिग्नल की तरह कन्वर्ट करके आपका फिजिकल लेयर जो है नेटवर्क में भेजेगा, और फिर नेटवर्क से सीधा फिजिकल लेयर में पहुंचेगा, आपके डेस्टिनेशन के फिजिकल लेयर में पहुंचेगा वो, ओके। और फिर फिजिकल लेयर में पहुंचने के बाद सिग्नल को फिर से फ्रेम में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो वाला हेडर इंफॉर्मेशन निकाल के बाकी सारा पार्ट जो है वो भेजा जाएगा नेटवर्क लिंक लेयर में, है ना। डिवाइस का ट्रांसपोर्ट लेयर और किसी दूसरे फ्रेंड का उनके डिवाइस का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए एक सही तरीका आजमाना होगा, है ना। मैसेज को एक सही तरीके से भेजना होगा, किस ऑर्डर में भेजना है ये भी डिपेंड करता है ना। तो सिमिलरली हर एक लेयर के लिए जो है अपनी अपनी खुद की प्रोटोकॉल्स होती हैं, ओके। और प्रोटोकॉल क्या करता है, बेसिकली कैसे एक मैसेज किसी दूसरे मैसेज तक, इन द सेंस एक लेयर से किसी दूसरे लेयर के बीच में ये जो मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन कैसे चलेगा, ये डिफाइन करता है थ्रू द फॉर्मेट ऑफ मैसेज एंड ऑर्डर ऑफ मैसेजेस। डिवाइसेस जब कनेक्टेड हैं, तो एक डिवाइस से लेकर किसी दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन या डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने ये देखा कि फिजिकल लेयर की मदद से हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट डेटा ट्रांसफर कैसे होता है ये क्वेश्चन होगा अभी, है ना। तो इसको समझने के लिए जो है हम एक तरीका तो यूज कर सकते हैं कि वायर्ड नेटवर्क केबल्स, है ना। जैसे हमने देखा थी कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज की जाती हैं, एक होती है नेटवर्क केबल्स, दूसरी होती है वायरलेस कनेक्शंस, जहां पे आप वाईफाई के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर टिपिकली आपके घर में जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना, राइट। सो यहां पे एक तरीका तो है कि वायर्ड नेटवर्क केबल्स हम यूज कर सकते हैं, है ना। हमने ये समझ लिया था कि फिजिकल लेयर में जो है क्या होता है, डेटा को सिग्नल्स की तरह कन्वर्ट करके एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक भेजा जाता है, ये हमने समझ लिया, है ना। और ऐसा प्रोसेस होने के लिए एक तरीका है केबल्स, ये भी हमने समझ लिया, है ना। और यहां पे ऐसा होता है कि वन ऑफ द मोस्ट जनरली यूज्ड केबल्स और कनेक्टर्स जो है आपका RJ45 पोर्ट होता है, ओके। सो हमने क्या समझा अभी, फिजिकल लेयर में जो है केबल्स को यूज कर सकते हैं एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। तो क्या होगा कि कॉमनली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोर्ट जो है वो RJ45 पोर्ट होता है, ओके। मोस्ट जनरली यूज्ड केबल और पोर्ट जो है वो RJ45 पोर्ट और RJ45 प्लग होता है, ओके। और इन जनरल आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, मतलब आपके घर पे जब भी इंटरनेट लगवाते हैं, तो होता यह है कि बाहर से कहीं पे आपको एक RJ45 प्लग मिलेगा, है ना। जो भी इंटरनेट का वायर आता है उसके एंड में जो पर्टिकुलर प्लग होता है वो RJ45 प्लग होता है, ओके। साथ है यहां पे हर एक RJ45 पोर्ट में जो है बेसिकली होता यह है कि दो लाइट्स होती हैं, ओके। एक होता है लिंक एलईडी, दूसरा होता है एक्टिविटी एलईडी। लिंक एलईडी बेसिकली ये बताता है कि दोनों डिवाइसेस जिसके बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्या वो दोनों कनेक्टेड हैं, और अगर कनेक्टेड है क्या दोनों अलाइव या पावर्ड ऑन है, ओके। और एक्टिविटी एलईडी जो है हमेशा ब्लिंक करता है जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं इस केबल के जरिए, राइट, ओके। तो हमने क्या समझा, बेसिकली मान लीजिए हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, तो हम इन दोनों डिवाइसेस को एक नेटवर्क केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ये हमने समझ लिया, राइट। अगर मान लीजिए हमारे पास दो से ज्यादा
ज्यादा डिवाइसेस हैं, प्रोबेबली 4 लैपटॉप्स हैं हमारे पास, राइट। जाहिर सी बात है हम इन चारों को 4 वायर्स के द्वारा कनेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए एक ही पोर्ट होगा, RJ45 वाला पोर्ट, है ना। तो जाहिर सी बात है आप अपने लैपटॉप से 3-4 और केबल्स निकाल के 4-5 और लैपटॉप्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे सिनेरियोस में जो है कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए फिजिकल लेयर में एक कॉन्सेप्ट होता है, और इन द सेंस एक डिवाइस होता है जिसका नाम है हब। ओके, सो हब जो है सारे के सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। अगर आपके पास एक नेटवर्क है, मान लीजिए 10-15 डिवाइसेस हैं, तो ये सारे 10-15 डिवाइसेस जाके उस हब पे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको किसी भी डिवाइस को कोई भी मैसेज भेजना है तो आपके डिवाइस से लेके हब को एक मैसेज भेजा जाएगा, और ये हब क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मैसेज को सारे के सारे डिवाइसेस में भेज देगा। ओके, और फिर जो भी डिवाइस उस पर्टिकुलर मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर मैसेज को ले लेगा, और बाकी सारे डिवाइसेस उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे। ओके, राइट। होता यह है कि जब भी आप हब यूज करते हैं सारे के सारे डिवाइसेस उस पे कनेक्ट करेंगे, और आपका डिवाइस जो भी मैसेज भेजना चाहता है उसको हब पे भेजा जाएगा, और हब जो है हर एक डिवाइस को मैसेज भेजेगा कि देखिए ये वाला मैसेज आया है, अगर आपका है तो कंसीडर कर लीजिएगा करके। ओके, और जो भी डिवाइस उस मैसेज को लिए वेट कर रहा है वो उस मैसेज को रिसीव करेगा और बाकी सारे इग्नोर कर देंगे, राइट। सो जाहिर सी बात है यहां पे एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो भी मैसेज रिसीव हो रहा है, मान लीजिए आपने भेजा और आपके नेटवर्क में 5 और डिवाइसेस हैं, उनमें से सिर्फ एक ही डिवाइस को आप मैसेज भेजना चाहते हैं। ओके, और ऐसे सिचुएशन में हर एक डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि जो मैसेज मिला है उनको वो उनके लिए ही है ना। दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। तो इस सिनेरियो में जो है, ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में हम यूज करते हैं एक मैक एड्रेस। ओके, सो हर एक नेटवर्क डिवाइस, दुनिया में किसी भी नेटवर्क डिवाइस को आप ले लीजिए, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं हम मैक एड्रेस। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, और ये जब भी आप नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करते हैं तभी डिफाइन किया जाता है। ओके, इसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जो कि एक 48 बिट नंबर होगा, जहां पे 6 ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, और जो कैरेक्टर्स हैं वो है हेक्साडेसिमल। ओके, जाहिर सी बात है जब आप डेसिमल की बात करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे होंगे। ओके, जब हेक्साडेसिमल की बात आती है तो टोटली 16 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, वो हो गए 10, और A B C D E F ये 6 कैरेक्टर्स होते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन में जो है ये मैक एड्रेस बनता है। ओके, और दुनिया में चाहे कोई भी नेटवर्क इंटरफेस ले लीजिए, आप कोई भी पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस ले लीजिए, उसका खुद का एक अपना मैक एड्रेस होता है, और वो बहुत ही यूनिक होता है। ओके, दुनिया में मैक एड्रेसेस जो है वो मैच नहीं करते। ओके, एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होते, हर एक डिवाइस का अपना खुद का मैक एड्रेस होता है। ओके, राइट। सो नो मैटर आप चाहे किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आपने अपना लैपटॉप जो है अपने घर के वाईफाई में कनेक्ट किया, या फिर अपने ऑफिस ले गए और वहां पे कनेक्ट किया, या फिर बाहर किसी का वाईफाई नेटवर्क मिल गया आपको, वहां पे कनेक्ट किया, तो चाहे आप किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे आपका मैक एड्रेस नहीं बदलेगा। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए आपके हार्डवेयर या फिर मैक एड्रेस जो है उसमें बदलाव नहीं आएगा। ओके, राइट। सो जाहिर सी बात है जब आप मैक एड्रेस यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक सिस्टम को जो है मैसेज मिल गया हब को लेके, राइट, हब के द्वारा उस मैसेज को रिसीव कर लिया उसने। ओके, सिस्टम जो है ये चेक कर पाएगा कि वो मैसेज उसके लिए है या नहीं बाय चेकिंग द मैक एड्रेस। ओके, जैसे ही आप भेजेंगे आपका सिस्टम क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर डिवाइस तक आपको वो मैसेज पहुंचाना है उस डिवाइस के मैक एड्रेस के साथ ये मैसेज भेजा जाएगा। ओके, और फिर हब जो है उस मैसेज की कॉपीज बना के सारे के सारे डिवाइसेस में सेंड कर देगा, है ना। तो जो भी पर्टिकुलर डिवाइस उस मैसेज को रिसीव करेगा ये चेक करेगा कि जो मैक एड्रेस है वो उनका मैक एड्रेस है या नहीं। अगर उनका मैक एड्रेस है तो पैकेज या फिर मैसेज को ले लिया जाएगा, वरना इग्नोर कर दिया जाएगा, है ना। सिनेरियोस में इसको बाईपास करने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA। ओके, CSMA जो है जब भी इन जनरल अगर आप यूजुअल कम्युनिकेशंस देखेंगे तो क्या होता है, अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात के खत्म होने तक हम वेट करते हैं, है ना। तो CSMA भी बेसिकली यही प्रिंसिपल फॉलो करता है, लिसन बिफोर टॉकिंग। हम उनकी बात सुनते हैं फिर उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, है ना, राइट। सो यहां पे क्या होगा, CSMA या कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ये डिटरमाइन करता है कि कम्युनिकेशन चैनल क्लियर है या नहीं। ओके, आपके डिवाइस के बोलने से पहले ये चेक किया जाएगा कि अगर कोई और डिवाइस बोल रहा है तो वेट किया जाए। ओके, और जैसे ही एक डिवाइस ने बात की तो उसके मुताबिक वेट करके बाकी सारे डिवाइसेस रिस्पांस दे सकते हैं उस नेटवर्क में। ओके, आपके पास एक हब है और 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस पे। ओके, और ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, अगर एक डिवाइस बात कर रहा है CSMA के मुताबिक क्या होगा, बाकी सारे तीनों डिवाइसेस को चुप रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक एक एक डिवाइस कंप्लीट नहीं कर जाता, है ना। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जब तक सारे के सारे डिवाइसेस खत्म नहीं हो जाते आपके डिवाइस की बारी नहीं आएगी और बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ जाएगा आपको, है ना। ये फंडामेंटली जब भी आप हब आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जब भी आप हब को यूज करते हैं, ये एक फंडामेंटल चैलेंज होता है। ओके, और हब जो है फिजिकल लेयर में होगा, है ना, राइट। तो इस चीज को बाईपास करने के लिए और बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस को बाईपास करने के लिए एक अदर डिवाइस यूज किया जाता है जो है नेटवर्क स्विच। ओके, सो नेटवर्क स्विच जो है बोथ फिजिकल और डेटा लिंक लेयर्स में फिट इन होता है। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है कि एक बार इसको एक मैसेज या एक सिग्नल मिल गया तो क्या करेगा कि उस सिग्नल में जो भी मैक एड्रेस अवेलेबल है ना, जैसे आपने देखा कि हब के साथ अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, सिमिलरली स्विच जो है वो भी अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करके ही रखेगा। ओके, यहां पे होता यह है कि जैसे ही आपने अपने डिवाइस से कोई मैसेज भेजा जिसके साथ एक आपके डेस्टिनेशन वाला मैक एड्रेस है, ओके, तो वहां पे क्या होगा, स्विच जो है उस मैसेज को रीड करेगा, वहां पे जो मैक एड्रेस है उसको आइडेंटिफाई करके जिस पर्टिकुलर डिवाइस को आप भेजना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको ही भेजेगा मैसेज।
ओके, जहां पे अगर आप हब को कंपेयर करके देखेंगे, हब जो है चाहे जो भी मैसेज आप उसको भेजेंगे सबको भेज दिया जाएगा, उसकी कॉपी क्रिएट करके सबको भेज देगा हब। वेरास स्विच क्या करेगा, उसको रीड करके जहां पे जिस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को आपने भेजना है मैसेज उसको ही भेजेगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइस ए जो है डिवाइस बी को भेजना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर मैसेज, तो ए जो है मैक एड्रेस और मैसेज को जोड़ के भेजेगा। ओके, सिस्टम क्या करेगा, सॉरी स्विच क्या करेगा, वहां पे उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को रीड करेगा और फिर उस मैक एड्रेस के मुताबिक अगर बी के पास पहुंचना है तो बी को ही भेजा जाएगा। ओके, अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें, हब और स्विच के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करें, तो हब जो है वो काम करता है फिजिकल लेयर में, वेरास स्विच जो है प्रीडोमिनेटली डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करता है। ओके राइट, और फिर हब जो है मैसेज जो है हर एक पोर्ट को भेजेगा, मतलब हर एक डिवाइस को भेज देगा, वेरास स्विच जो है सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पोर्ट्स मतलब मैक एड्रेस के मुताबिक जिस पर्टिकुलर डिवाइस को पहुंचना है उस डिवाइस को ही मैसेज भेजेगा। ओके, और हब में जो है टिपिकली जब आप हब का सेटअप यूज करेंगे कोलिजन्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, और स्विच में जो है अलग अलग कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने की क्षमता है, तो इसलिए क्या है लेस कोलिजन्स होने के चांसेस है। ओके, और फिर हब जो है मैक एड्रेसेस को स्टोर नहीं कर पाएगा, वेरास स्विच जो है मैक एड्रेसेस को स्टोर करके मल्टीपल कम्युनिकेशंस मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। ओके राइट, सो एक तो चीज हमने समझ लिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हम डिवाइसेस को कहां पे भी कनेक्ट करें मैक एड्रेस बदलता नहीं है। ओके, ये हमने समझ लिया। और फिर अगर एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क में दोनों डिवाइसेस हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन मैक एड्रेस को यूज करके कैसे होता है ये भी हमने समझ लिया।